मोदी साहब चाहते तो इकोनॉमिक्स की डिग्री भी ले सकते थे, उन्हें राजनीति करनी थी। तो डिग्री कौन सी है उनके पास? पॉलिटिकल साइंस। हर प्रकार की बीमारी की जड़ से खत्म करने की ताकत होम्योपैथी। कहते हैं आशिकाना मोहब्बत पर की हुई शादी गैर मुबारक। पूजा के दौरान घंटी बजाएगा, जोत जलाएगा, घी और रुई जलाएगा, तो इस व्यक्ति की औलाद बड़ी मुश्किल से होगी। मेरे बेटा होगा नहीं होगा, तो पंचम भाव। एक अकेला क्या रोए, पूरा परिवार बैठकर रोएगा अगर चंद्र 5 वाला व्यक्ति लंबा चले। और जिसने अपना जन्म स्थान छोड़ा, कौन है वो व्यक्ति जो कामयाब हो गया? अमिताभ बच्चन। अगर बेटा चाहिए तो आपको घर के मंदिर में रुई नहीं जलानी। फैमिली में कोई एजुकेटेड नहीं, ससुराल में कोई नहीं, पैसा आपके पास नहीं, मकान आपके पास नहीं, बच्चा पढ़ने में एवरेज। अगर चंद्र 12 वाला सोना चांदी पे पैसा इन्वेस्ट करता रहा तो इसकी लाइफ में कभी भी डाउन नहीं आएगा। तो संतान ना होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है। एकलो तो मैं चल रहा हूं, मेरे साथ चलेंगे आप, तब बनेगा कारवां। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौधरी आपके सामने एक बार फिर से आया हूं। आज हमारे सामने जो शख्स हैं उनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं वो काफ़ी कम है। जिनका नाम है CIL गुरु यानी दीपक गुप्ता, जो कि एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। लाल किताब के बारे में वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, या न्यूरोमोलॉजी और बाकी चीज़ों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी ध्यान रखते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि ये ग्रह, नक्षत्र, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में शायद ही इनसे ज़्यादा कोई हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। कैसे हैं दीपक जी? बहुत बड़े साहब, बहुत बड़े। आप सुनाए कैसे हैं? दीपक जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आपने कहाँ से शुरू की, एस्ट्रोलॉजी तक पहुँचने से पहले आपकी क्या जर्नी थी? एस्ट्रोलॉजी तक पहुंचने से पहले मेरी मार्केटिंग की जॉब थी। मैं फैना वॉशिंग पाउडर हो गया, एरिस्टोगेट लगेज हो गया, एरिस्टोगेट VIP लगेज हो गया, सफारी लगेज, एरिस्टोगेट विस्की, पार्ले जी, इन सब में मैं CSD कैंटीन्स में सप्लाई करता था। देन उसके बाद मेरा कैरियर शुरू हुआ बैंकिंग सेक्टर से। मैंने सेंचुरियन बैंक, फेडरल बैंक, ABN AMRO बैंक, देन उसके बाद मेरा कैरियर आया इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो 2010 के बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़ा कदम रखा। रुचि तो बचपन से रही, बस कभी उसको प्रोफेशन बनाने की हमने सोची नहीं। तो 2010 के बाद हमने इस फील्ड में आए। तो देन बाद में जाके पता लगा कि हमारी लाइफ का फॉर्चून जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। तो देन हमने इसको, कहते हैं ना, हमारी ब्रेड एंड बटर, हमारी सिंगल अर्निंग यही है। और हमने इसको एज ए महबूबा मान के चला। कहते हैं जब भी आप किसी व्यक्ति को सच्चे दिल से चाहोगे तो वो अपने खुद के राज, सारे के सारे राज आपको अपना बता देगी। तो दोस्तों, मैं भी ये चाहूँगा कि आप जिस भी प्रोफेशन में है ना, उसे अपना धर्म मान के चलें। और मेरी नज़र में धर्म मतलब कर्म, कर्म मतलब आपका काम। जितना ज़्यादा आप अपना काम अपनी ईमानदारी से करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जी, बिल्कुल सही बात की है दीपक जी आपने। और आपका जो इतना सालों का एक्सपीरियंस है, आपका जो इतना अनुभव है, आशा है कि उस अनुभव से हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज। जी अवश्य, बिल्कुल। तो दीपक जी, हम आपसे अगला सवाल करना चाहेंगे कि जैसे आज का समय है कि मतलब डबल फेस लोगों के हो रहे हैं, या मतलब दिखते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, ठीक है, बात कुछ और करते हैं इस तरीके से। क्या आज वो समय आ गया है क्या कि मतलब लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होते कुछ हैं, या स्प्लिट पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, डबल पर्सनैलिटी बोल सकते हैं? तो आप इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट की बात करें तो हर शब्द के साथ में ना जी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द जुड़ा हुआ है। आपने कई बार सुना होगा, घर के अंदर हम भी बैठे होते हैं तो हमें जैसे पानी मंगाना है, हम क्या कहते हैं? अरे भाई पानी वानी पिला दो, खाना वाना खिला दो, दरवाज़ा वरवाज़ा बंद कर दो, रोटी वोटी बनानी है नहीं बनानी है। या मतलब हर शब्द के साथ में एक शब्द जोड़ते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, अच्छा बुरा, दिन रात, सुबह शाम। एक शब्द से भी तो काम चल सकता है, लेकिन हम दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब हम रोज़मर्रा के जीवन में
इस प्रकार के अर्थ का और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट में खाली ग्रह को ग्रह ही क्यों बोला जाता है? ग्रह के अंदर भी दो ग्रह छिपे होते हैं। जैसे कोई भी रंग दो रंगों से मिलकर बनता है। आपको हरा रंग बनाना है तो आपको पीला और नीला दोनों मिक्स करेंगे तो हरा बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाल किताब में हर ग्रह के अंदर भी दो ग्रह छिपे हैं, जिसको मसनूई ग्रह कहते हैं। क्योंकि कोई ग्रह ना अपना खुद का रिजल्ट तो देगा, मगर उसके अंदर के दो ग्रहों के जो ग्रह हैं उनका मिलाकर भी रिजल्ट देगा। जैसे एक बच्चे के अंदर माता के भी गुण होते हैं, पिता के भी गुण होते हैं, और उसके भाई में उसके भी गुण मिलेंगे, माता के भी मिलेंगे, पिता के भी मिलेंगे। तभी तो हम बच्चे को देखकर बोलते हैं यार बिल्कुल अपने नाना पर गया है, बिल्कुल अपने मामा पे गया। इसकी आंखें देखो मामा से मिलती हैं, इसकी नाक देखो बुआ से मिलती है, इसके गाल देखो इसके बिल्कुल दादा से मिलते हैं। इसका मतलब उस बच्चे के अंदर भी तीन तीन चार चार लोगों का समावेश है। शाम हुई, सूरज जा रहा है, चांद आ रहा है और मौसम कुछ और बन रहा है, तो इसको लाल किताब के अनुसार कहते हैं मसनूई ग्रह। हर ग्रह के अंदर दो ग्रह हैं। हमें किसी भी ग्रह को अगर समझना है तो उन दो ग्रहों को जब तक नहीं समझेंगे हम तब तक उस ग्रह के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं चंद्रमा की, तो दोस्तों आज इस पॉडकास्ट में मैं चंद्रमा कुंडली के 1 से 12 के 12 भाव के बारे में फलित करते हैं। अपना पॉडकास्ट बनाने का मात्र एक उद्देश्य है, नॉलेज जितनी दे सकते हैं उतनी देनी चाहिए। क्योंकि अपना फॉर्चून बृहस्पति है, और बृहस्पति अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, 9वें और 12वें घर में बैठा है तो बॉस, और पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें और 12वें घर में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बांटना चाहिए। जैसे अभिषेक जी आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति 12वें घर में है तो आप जैसे कि एक प्रोफेसर हैं, मेरा बृहस्पति चौथे घर में है तो मैं टीचर हूं। तो एज ए मेरा बृहस्पति चौथे घर में तो मुझे क्या बांटना है? मुझे ज्ञान बांटना है। ज्ञान पर जितनी चर्चा, ज्ञान पर जितना खर्चा करता रहेगा, लक्ष्मी खुद चलकर उसके द्वारे आएगी। तो मैं बात कर रहा था एक ग्रह के अंदर बैठे दो ग्रहों का जब समावेश होता है तो फलित कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे चंद्रमा कुंडली के पहले घर में। ये तो हमें पता लग गया कि कुंडली में जो लगन है, लगन में जो बैठा ग्रह है वो राजा होता है, लेकिन इस राजा के अंदर भी दो ग्रह समाये हुए हैं। तो चंद्रमा के मसनूई बनते हैं सूर्य और बृहस्पति। आप लोग अपनी अपनी कुंडली देखें और उसमें देखें कि अगर चंद्रमा आपके पहले घर में बैठा है तो आपने वहां चंद्र तो पढ़ना है, मगर सूर्य और बृहस्पति को भी पढ़ना है। अब लगन में राजा है, राजा पढ़ा लिखा ना हो तो बेकार। अब सूर्य और बृहस्पति को पढ़ना है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य पहले घर में उच्च का और बृहस्पति डिग्री। यदि चंद्रमा एक वाला व्यक्ति डिग्री ले ले, मास्टर डिग्री ले ले, और सूर्य रोशनी, यह व्यक्ति अपनी डिग्री के बल पर सरकार में ऊंचा पद हासिल करेगा। आज सरकारी नौकरी नहीं है तो ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी निजी संस्था में ऊंचे पद पर जाएगा।
अब हमें सोचना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जिसका चंद्रमा 1 में बैठा है और उस व्यक्ति ने डिग्री ली और उसे पूरी दुनिया जानती है। आप जानते हैं कि हमारे देश के महानायक माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में पहले घर में चंद्रमा बैठा है। जैसे ही उनकी डिग्री सार्वजनिक हुई, पूरी दुनिया जानने लगी। वरना ये मेरा दावा है, 2014 से पहले 100 लोगों से अगर पूछा जाए तो 40% लोग नहीं जानते कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो यहां सूर्य बृहस्पति का मेन रोल है, डिग्री लेनी है और वही डिग्री शब्द है, वही डिग्री। मोदी साहब चाहते तो इकोनॉमिक्स की डिग्री भी ले सकते थे, उन्हें राजनीति करनी थी। तो डिग्री कौन सी है उनके पास? पॉलिटिकल साइंस की। अब आते हैं यही चंद्रमा कुंडली के दूसरे घर में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंडली का दूसरा घर है शुक्र का घर। वहां बैठ गया चंद्रमा। चंद्रमा यहां उचका, और इस चंद्रमा के अंदर भी 2 ग्रह, सूर्य और बृहस्पति। अब देखिए, शुक्र के घर में चंद्र जो बैठा वो शुक्र का दुश्मन, और चंद्रमा के मसूरी में 2 ग्रह बैठे, सूर्य बृहस्पति, वो भी शुक्र के दुश्मन। इसका मतलब है कि शुक्र के घर में अगर चंद्र बैठा है तो चंद्रमा है घंटी। अगर इस व्यक्ति के घर में घंटी बजती होगी, पूजा के दौरान घंटी बजाएगा, जोत जलाएगा, घी और रुई जलाएगा, तो इस व्यक्ति के औलाद बड़ी मुश्किल से होगी। अगर औलाद हो गई तो 42 साल की उम्र के बाद पैसों में बर्बाद हो जाएगा और इसकी औलाद इसको छोड़कर चली जाएगी। अब शुक्र के घर में बैठा है, तो जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली के दूसरे घर में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपनी पत्नी से, और अगर किसी लेडी की कुंडली है तो अपने पति से। मतलब अपोजिट पार्टनर, अगर लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़के से कभी ना बिगाड़े, यहां तक कि अपनी व पराई। अगर चंद्रमा दूसरे घर में है, ऐसा व्यक्ति पराई व अपनी पत्नी से या पराए व अपने मर्द से बिगाड़ेगा तो जेल जाने के आसार है। सूर्य बृहस्पति यहां भी है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की आएगी 39 ईयर्स के बाद, 39 साल की उम्र के बाद। अब अगर हम इसी को पढ़ें तो चंद्रमा अगर तीसरे घर की बात करो तो यहां पर बुध का घर है, और चंद्रमा यहां पर अपने कट्टर शत्रु के घर के अंदर, मगर सूर्य बृहस्पति का भी घर है। तो चंद्रमा 3 तो पढ़ना है, मगर साथ में सूर्य बृहस्पति पढ़ना है, क्योंकि एक ग्रह 2 ग्रहों से मिलकर बना है। दोस्तों, अगर चंद्रमा 3 वाला व्यक्ति दुर्गा जी के मंदिर जाएगा, दुर्गा जी के मंदिर में हरा कपड़ा चढ़ाएगा, कन्याओं को खोए की बर्फी खिलाएगा, दुर्गा जी के आगे नतमस्तक होगा, तो चंद्रमा 3 वाले की कामयाबी की ऊंचाइयां बहुत ऊंचाई लेवल पर जाएगी। मगर चंद्र 3 वाले को इसकी मां भरपूर मदद करती है। पिता पैसा दे सकता है, मगर सपोर्ट केवल मां करेगी। सूर्य बृहस्पति यहां बैठा हुआ है, तो कभी भी चंद्रमा 3 वाले को व्रत नहीं रखना। इसकी जीभ सूखी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कुंडली के चौथे घर में अगर चंद्रमा बैठा है। ये लाल किताब में चंद्रमा का खुद का घर है, और यही घर पूरे 12 के 12 घर के अंदर आमदनी का घर है। आमदनी, इनकम, रोजमर्रा की आमदनी, सैलरी की बात नहीं कर रहा, रोजमर्रा की आमदनी। अगर किसी का चौथा घर बहुत बढ़िया है तो रोज पैसा पैदा करेगा, कभी 2000, कभी 3000, कभी 15, कभी 25। अब यहां भी देखा जाए तो सूर्य और बृहस्पति का वर्चस्व उतना ही है
जितना कुंडली के पहले घर में। अगर चंद्रमा 4 वाला व्यक्ति के अंदर सेविंग करने की आदत नहीं है, अगर वो सेविंग नहीं करता, बैंक में आरडी नहीं खोलता, बैंक में एफडी नहीं खोलता, गोल्ड नहीं खरीदता, सिल्वर नहीं खरीदता, तो चंद्रमा यहां किसी काम का नहीं। नदी में से पानी जितना निकलेगा, नदी में से पीछे से पानी उतना आएगा। तो एक लाइन है, खर्चा करने पर बढ़ने वाली आमदनी, खर्चा करने पर बढ़ने वाली आमदनी। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, तो आपको सबसे पहला तो काम करना है, बैंक में आरडी करनी है। 1000 रुपये महीने की आरडी कीजिए, 2000 रुपये महीने की आरडी कीजिए। हर तीसरे, चौथे, 5वें महीने 1 से 2 ग्राम गोल्ड खरीदिए और जितना हो सके चांदी खरीदिए। चांदी आपकी, आपके पास, गोल्ड खरीदा आपके पास, बैंक में आरडी करी आपके पास, तब काम करेगा चंद्रमा 4, वरना नहीं करेगा। आप कितना भी चंद्रमा 4 लेके पैदा हो जाओ, पैसा नहीं आएगा। मंगल यहां नीच का है, तो घर पर गैस पर दूध उबलकर नहीं गिरना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए और हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। शुगर का मरीज शुगर से मरता है, हार्ट का मरीज हार्ट की बीमारी से मरता है, कैंसर का मरीज कैंसर की बीमारी से मरता है। ग्रह जहां बैठा है, जब तक आप उसकी तासीर, उसके गहरे राज नहीं पूछेंगे, नहीं समझेंगे, कोई अपनी खुली किताब खोलकर नहीं पढ़ाएगा। कुंडली का 5वां घर। कभी कभी ना लोग प्रश्न लेकर आते हैं कि मेरी संतान, मेरी प्रमोशन, मेरे को प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे बेटा होगा नहीं होगा। दिस इज पंचम भाव, चंद्रमा बैठा है। इसके मसनूई में सूर्य और बृहस्पति आ गया दोस्तों। सूर्य का घर, चंद्रमा वहां बैठा, और चंद्रमा के मसनूई में भी सूर्य है। और 5वां घर संतान का घर। जितना ज़्यादा कुंडली वाला अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसा लगाएगा, रूहानी ताकत का मालिक होगा। रूहानी ताकत का मालिक का तात्पर्य है कि जब जब जरूरत पड़ेगी पैसा आ जाएगा। ये लाल किताब ना होम्योपैथी की दवाई है। हर प्रकार की बीमारी की जड़ से खत्म करने की ताकत होम्योपैथी के पास। कहते हैं अगर समय लग रहा है तो कामयाबी कुछ बड़ा करने वाली है। होम्योपैथी की दवाई समय जरूर लेगी, मगर लेकिन जड़ खत्म करेगी। तो लाल किताबी ना होम्योपैथी है। सबसे पहली बात, संतान सोमवार को पैदा हो, रविवार को पैदा हो। चंद्र 5 वाले का बच्चा अगर रविवार या सोमवार को अगर इसके बेटा हो जाए, तो इस कुंडली वाले को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ताकतवर का मतलब है अपनी अपनी फील्ड के अनुसार। मतलब कि अब ये बाप बेटे मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। मगर एक बात की हिदायत है, लव मैरिज नहीं करनी है। कहते हैं आशिकाना मोहब्बत पर की हुई शादी गैर मुबारक होगी। मतलब वो हालात हो जाएंगे, चंद्र 5 वाला व्यक्ति अगर प्रेम विवाह करता है, वो हालात हो जाएंगे दोस्तों कि जैसे पेड़ में पतंग फंस गई, निकाली तो फट जाएगी और नहीं निकाली तो फड़फड़ाएगी। तो जीवन ऐसा होगा।
एक अकेला क्या रोए, पूरा परिवार बैठकर रोएगा अगर चंद्र 5 वाला व्यक्ति लव मैरिज करता है। लाल किताब में ना बीमारी भी पकड़ में आती है। कुंडली का छठा घर रोग और चंद्रमा वहां पर खराब। लाल किताब में कहते हैं खाना नंबर 6 जो है ना वो नाला है, तालाब है, गंदा पानी है। अब मान लो आप कहीं जा रहे हो, नाले में लबालब पानी भरा पड़ा है, प्यास लग रही है, पी सकते हैं? नहीं पी सकते। कुआं है, पानी भरा पड़ा है, प्यास लग रही है, पी सकते हैं? नहीं पी सकते। तालाब है, काई जम रही है लेकिन पानी लबालब है, प्यास लग रही है, पी सकते हैं? नहीं पी सकते। तो चंद्रमा 6 वाला व्यक्ति दुनिया की नज़र में अमीर होगा, क्योंकि पानी भरा हुआ है, दूर से दिख रहा है, अरे पानी भरा हुआ है, लेकिन पास गए तो पानी गंदा। तो चंद्र 6 वाले को 100 में से 90% थायराइड की बीमारी होती है, आंतों में जख्म होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी। मगर चंद्रमा 6 यहां पर ठीक क्यों होगा? उसके लिए सूर्य बृहस्पति का बड़ा रोल है। सबसे पहली बात, डिग्री लेनी है, मास्टर डिग्री। बृहस्पति को ना किस्मत मानते हैं। अब सोचिए, बृहस्पति एक हवा है, जहां जाओगे मुझे पाओगे। खाली बोतल बंद करी, उसमें भी हवा, बोतल के बाहर भी हवा। फुटबॉल, उसमें भी हवा, फुटबॉल के बाहर भी हवा। गाड़ी चलाई, गाड़ी के बाहर भी हवा, शीशे बंद किए, गाड़ी के अंदर भी हवा। मतलब कि और कुएं में भी हवा, कुएं के बाहर भी हवा। अब मान लो किस्मत है, या किस्मत नाम की एक ऐसा टॉनिक है या एक ऐसा ब्रेसलेट है जो कुएं में गिर जाए, आप क्या करोगे? निकालोगे। निकालने का मतलब है कि इस व्यक्ति को अगर कामयाब होना है तो घर के बाहर ऑफिस बनाए। मसनूई को अगर हम पढ़ेंगे ना जी, मसनूई को समझेंगे तो आपको राज पता लगेगा कामयाबी का। चंद्रमा के मसनूई में आता है बृहस्पति। अब आप पूरी दुनिया में ढूंढो कि बृहस्पति छठे घर में किसका है, और जिसने अपना जन्म स्थान छोड़ा, कौन है वो व्यक्ति जो कामयाब हो गया? अमिताभ बच्चन। हो, आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने भी अपना जन्म स्थान छोड़ दो। आप मेरे ख्याल से 50 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं, वो 500 करोड़ के पैकेज पे काम कर रहे हैं। लेकिन किस्मत बनेगी चंद्र 6 वाले की घर से बाहर ऑफिस बनाना है। बहुत से लोग घर में परचून की दुकान खोल के बैठे हैं, घर में एस्ट्रोलॉजी का ऑफिस रन कर रहे हैं, घर में सीए का ऑफिस रन कर रहे हैं। अगर आपका चंद्रमा 6 में है या बृहस्पति कुंडली के छठे घर में है तो वो धंधा नहीं चलेगा। कुएं से निकलो, बाहर निकलो, मेंढक की तरह बाहर निकलो, बाहर समुद्र में जाओ, जन्म स्थान से दूर जाओ, तब जाके चलेगी, वरना कॉन्स्टिपेशन, पेट की तकलीफ, थायराइड की बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। अब आए बात कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा। अब जब कुंडली के दूसरे घर में चंद्रमा था तो वहां पर बृहस्पति दूसरे घर में था, और कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा है तो यहां भी बृहस्पति 7वें घर में है। तो पिछले पॉडकास्ट में हमने देखा था कि बृहस्पति 2 और 7 वाले को घर के अंदर मंदिर नहीं रखना है। तो यहां भी रूल अप्लाई है, चंद्रमा 2 के समय भी घर के मंदिर में रुई नहीं जलानी, और चंद्रमा 7 के समय भी घर के मंदिर में रुई नहीं जलानी। तो चंद्रमा 7 के समय एक बड़ा अच्छी लाइन बोली गई है, धन ना बेशक पहले इतना, ना ही ख्वा परिवार हो, चंद्र बैठा खुद अकेला, लक्ष्मी का अवतार हो। तो अगर चंद्रमा 7वें घर में है तो इस व्यक्ति का लक्ष्मी का अवतार है, इसके पैदा होते ही इसके परिवार के अंदर पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मगर हिदायत, अगर बेटा चाहिए तो आपको घर के मंदिर में रुई नहीं जलानी। अब आप सोच रहे होंगे यार कि बात करते करते ये संतान पर पहुंच गया, ये तो बंदा घुमाए जा रहा है।
बस मैंने एक बात और बोली थी पिछले पॉडकास्ट में, कुर्बानी का बकरा। तो चंद्रमा का कुर्बानी का बकरा कौन? चंद्रमा के कुर्बानी के बकरे 3। मां ने 3 बॉडीगार्ड रखे, एक रखा पिता को, एक रखा मंगल भाई को, और एक रखा गुरु अपने दादा को, अपने गुरुओं को। और सूर्य, मंगल और बृहस्पति का कुर्बानी का बकरा केतु। अगर चंद्र मरेगा, चंद्र पिटेगा, चंद्र खराब किया आपने, तो तकलीफ मां को कम, बेटे को ज्यादा। तो अगर संतान चाहिए तो आपके घर के मंदिर में घी और रुई नहीं जलनी चाहिए। चंद्रमा जब 8वें घर में है, क्योंकि जब हम 10th में मैथ पढ़ रहे थे ना जी, और जब 10वीं में पेपर दिया तो हमने देखा कि हमारे मैथ में नंबर कम आए, या हमने चलो मान लेते हैं सेकंड सेमेस्टर दिया 10th का या किसी भी क्लास का दिया, हमें पेपर की आंसर शीट मिल जाती है। हमने देखा जहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन मैथ का था, वहाँ पे हमारे 3 नंबर मिले, हमारा आंसर गलत था। कहीं पे आंसर आना था 32, हमने लिख दिया 28, लेकिन फिर भी मास्टर ने 3 नंबर दिए। क्यों दिए? जबकि आंसर तो गलत लिखा हमने, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले को फॉलो किया। मैथ का एक रूल है, आप फॉर्मूले से फॉलो करते करते सम को सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर की फिक्र छोड़ दो। 10 में से 8 नंबर आपको केवल इसी बात के मिलते हैं कि आपने पैटर्न को इस्तेमाल किया। तो लाल किताब भी आपको पैटर्न के इस्तेमाल करने पर 10 में से 8 नंबर अवश्य देगी। अब अगर हम बात करें ना कि चंद्रमा कुंडली के 8वें घर की बात करें, तो लॉजिक पर समझने की कोशिश करेंगे। लॉजिक, कुंडली का 8वां घर है शमशान, और वहां पे है चंद्रमा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी मां शमशान जाए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका पैसा शमशान में खर्च हो, बीमारी पे खर्च हो। और चंद्रमा मतलब पैसा, और चंद्रमा का कुर्बानी का मतलब बेटा, और चंद्रमा मां। तो चंद्रमा 8 के समय अगर माता की आयु को तकलीफ है, बेटे की आयु को तकलीफ है, या पैसों की तकलीफ है, तो कहते हैं शमशान का पानी घर में रखें। शमशान का पानी तो रखना है, मगर इसके 2 मसनूई हैं, सूर्य और बृहस्पति। तो सूर्य 8 की जब तक आप बात नहीं मानेंगे, बृहस्पति 8 की बात नहीं मानेंगे, आप शमशान का पानी क्या, अपना मकान ही शमशान में बना के देख लो, तब भी कुछ नहीं होगा। तो समझना है कि भैया चंद्र 8 वाले को, इसको अगर बर्बाद कोई करेगा तो इसका गुस्सा बर्बाद करेगा। कहते हैं धंधा नरमी का और नौकरी गर्मी का। तो चंद्रमा 8 वाला अगर व्यापारी है तो उसे नरमी पे से पेश आना चाहिए। कहता तेरा गुस्सा दुनिया में तुझे बर्बाद करेगा, और तेरी एक चुप्पी दुनिया में तुझे आबाद करेगी। बात दोस्तों यहाँ भी नहीं चलेगी जब तक ये व्यक्ति सोने की चैन नहीं पहनेगा, तब तक इसकी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं होगी। अगर सोने की चैन पहनने का साधन नहीं है तो पीला धागा गले में डालना पड़ेगा। खाना खाने से पहले खाने की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और प्रिपरेशन करने से पहले खाद्य सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, और इकट्ठी करने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ता है, मोल भाव करना पड़ता है। जब हम किसी व्यक्ति से अपनी कुंडली दिखाते हैं या निष्कर्ष लेते हैं, आप जब पे कर रहे हैं तो आपको लॉजिक पे बात करना चाहिए कि बॉस ये उपाय मुझे किस लिए करना है, और उपाय ना कर सको तो कोई ऐसा समाधान बताओ जो प्रिकॉशन के रूप में हो। क्योंकि एक ग्रह को पढ़ना
तभी संभव है जब आप उसके नीचे की 2 ब्रांचेस पढ़ेंगे। आपने देखा होगा अभिषेक जी, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है कि आप एक मेंबर बनाओ, नीचे फिर 2 मेंबर बनाओ, 2 के बाद 4, फिर 2 के बाद वो 2 मेंबर बनाएंगे, तब जाके वो पहले वाला बंदा पैसा कमाएगा जिसने 2 बंदे जोड़े थे। यानी जी, अगर आपने बृहस्पति की मदद लेनी है तो उसके नीचे जो 2 मेंबर है ना जी, उनको ठीक करो। अगर और लेनी है तो उनके नीचे जो 2 थे उसके नीचे भी 2 होंगे। कहने का मतलब हर प्लैनेट बाइनरी सिस्टम में डिवाइड है। अमीबा फैक्टर, 1 काटोगे 2 बनेगा, 2 काटोगे 4 बनेगा, 4 काटोगे 16 बनेगा, 16 काटोगे 256 बनेगा। हम उपाय के पीछे भाग रहे हैं। उपाय की 200 रुपये की डायरी आती है जी, जब मर्जी उठा लेना, खरीद लो मार्केट से, आराम से ग्रह देखो और उपाय करो। लेकिन जड़ से ख़त्म करना है तो होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। होम्योपैथी की दवाई स्टेप बाय स्टेप लेनी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा, देन तब जाके निकलेंगे। चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में, मैं शुरू से कहता आया हूं कि भैया 9वां घर मेरी कुंडली का किस्मत का ग्रह वाला घर है, और 10वां घर किस्मत का मैदान। तो अगर चंद्रमा 9वें घर में है तो सुनहरी खानदान का मालिक, इस व्यक्ति के घर में इसके पैदा होने से पहले ही पैसा है, अच्छा पैसा है। मतलब इतना पैसा है, इतना पैसा है, बशर्ते कुंडली के खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 में बुध नहीं होना चाहिए। यहां भी 2 ग्रह, सूर्य और बृहस्पति। अगर चंद्र 9 वाला व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाएगा, एक नदी पार करेगा, तो ही इसे कामयाबी मिलेगी। और चंद्र 5-9 वाला व्यक्ति डिग्री ले तो ही इसे कामयाबी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, 34 साल की उम्र तक नौकरी करनी ही करनी है, बाई हुक एंड बाई कुक। मगर सूर्य है यहां पर, 22 साल धार्मिक यात्रा करना मुबारक होगा। 22 साल चंद्र की उम्र से, 24 साल से लगातार 22 साल, हर साल एक धार्मिक यात्रा करनी है। चॉइस इज योर्स। वैष्णो देवी, शिरडी, शनि सिंगनापुर, हरिद्वार, जहां आप जाएं, मगर वो चलेगा तब जब इस पर डिग्री होगी। अब आते हैं चंद्रमा कुंडली के 10वें घर में। अब यहां पर सूर्य और बृहस्पति दोनों के दोनों ग्रह खराब। अब दोनों खराब तो चंद्र भी खराब। तो चंद्र खराब, आपने देखा होगा जहां जहां पानी होगा वहां वहां हरियाली होगी, और जहां जहां हरियाली और पानी होगा वहां वहां रेत मिलेगी। झरने हैं पहाड़ पे तो वहां पर हरियाली है, और पहाड़ को जब तोड़ते तो उसमें से रेत मतलब मिट्टी निकलती है। तो चंद्रमा 10 के समय ऐसे व्यक्ति को जो पानी मिलता है ना जी, जो पैसा मिलता है, वो रगड़ के मिलता है। क्योंकि पहाड़ से जब पानी आता तो पता नहीं वो पानी पहाड़ को फाड़ता हुआ तब निकलता है। पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको फिर हमें फिल्टर करके पीना पड़ता है। तो चंद्रमा 10 में पहली बात, आपको कफ सिरप पीना चाहिए, 1 चम्मच कफ सिरप हर हफ्ते। शनि के घर में शनि है सांप, चंद्रमा है पानी, शनि के मुंह में पानी मतलब जहरीला पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर जहर हो। जहर का तात्पर्य है अल्कोहल हो। तो कफ सिरप इज द बेस्ट ऑप्शन। कहते हैं झरने का पानी, क्योंकि पहाड़ से निकला पानी, झरने का पानी लोहे के डिब्बे में, क्योंकि घर में डैम बनाना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं
तो देखना आपकी कुंडली में चंद्र शनि का योग बनना चाहिए। शनि के घर में चंद्रमा बैठ जाए, खाना नंबर 10 में, शनि 4 में बैठ जाए जैसा अभिषेक जी आपका है, या चंद्र शनि मिल जाएं, आपका मिल भी रहा है, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनता है। अब डॉक्टर में भी क्या, डॉक्टर का मतलब होता है परामर्श। जैसे हम पीएचडी करते तो लिखते हैं ना डॉक्टरेट, तो डीआर लिखते हैं, परामर्श। और अगर चंद्रमा 10वें घर में है या चंद्रमा 11वें घर में है, अगर आप मेरे हिसाब से चले और 20 साल 18 साल की उम्र में अगर आपने कुंडली दिखाई, तो मैं गारंटी कहता हूं 24 साल की उम्र से पहले आपका बच्चा सर्जन डॉक्टर बनेगा, गारंटीड। उसने साइंस लेनी है खाली बस, ये तो उसको लेना पड़ेगा, मैं जरूर दिखाऊंगा, ये तो आपका बजट है। कभी कभी ना मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने कहीं पे कैंप था, एस्ट्रोलॉजिकल कैंप था, तो हम भी जब नए नए थे तो जैसे सीख के 16-17 साल 2016-17 में हमने भी कैंप में फ्री में कंसल्टेंसी करी। तो एक फैमिली आई, तो उन्होंने कुंडली दिखाई। तो आपको तो पता है कि फ्री का चंदन रगड़ मेरे नंदन, तो आदमी सोचता है कि आया हूँ तो कम से कम पूरे परिवार के और बच्चे के बच्चों तक के बारे में पता कर लूँ। कहने लगे साहब कि मुझे ना अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। बहुत अच्छा, चंद्रमा उसका 10वें घर में। तो मैंने कहा आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर? कहते नहीं। मैंने आपके माइक आपकी ससुराल में कोई डॉक्टर? कहते नहीं। मैंने किसी का मेडिकल स्टोर? कहते नहीं। मैंने कहा आप कहाँ तक पढ़े हैं? कहते जी हम तो कोई ख़ास नहीं। मैंने कहा अच्छा आपका बैंक बैलेंस या आपके पीछे का बैक सपोर्ट क्या है? कहते जी हमारी परचून की दुकान है। तो मैंने कहा मकान अपना? कहते नहीं जी किराए पे है। मैंने कहा बच्चा पढ़ने में कैसा है? कहते जी एवरेज है, बस ये मान लो 8वीं 9वीं की बात होगी शायद उसकी, बस ये पासिंग मार्क्स से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाते हैं। मैंने कहा ये बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। जब आपके पास पैसा नहीं, आप खुद एजुकेटेड नहीं, फैमिली में कोई एजुकेटेड नहीं, ससुराल में कोई नहीं, पैसा आपके पास नहीं, मकान आपके पास नहीं, बच्चा पढ़ने में एवरेज, तो भैया डॉक्टर कहाँ से बनेगा? तो एक पीछे से ना बैकअप भी होना चाहिए। एक होता ना कि भाई हमारे यहाँ लाइट ज़्यादा जाती है तो इन्वर्टर होना चाहिए, नहीं तो मोबाइल में टॉर्च तो होनी चाहिए। मोबाइल भी बटन वाला लेके घूम रहे हो तो आपको अंधेरे में रोशनी कहाँ से मिलेगी? तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा 10 में है, तो पहली बात तो ये है कि बच्चे में लगन हो, साइंस ली हो, और कुंडली के दूसरे और चौथे घर में अगर सूर्य मंगल या बृहस्पति बन जाए, बैठ जाए या आप कायम करें, तो वो बच्चा 24 साल की उम्र से पहले पहले सर्जन डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर नहीं बनेगा नर्स बन जाएगा, नर्स नहीं बनेगा डेंटिस्ट बन जाएगा, डेंटिस्ट नहीं बनेगा कोई फिजिशियन बन जाएगा, टाँके लगाएगा। मगर यहाँ पर दोस्तों बृहस्पति खराब है, क्योंकि बृहस्पति को पहले पकड़ना है। तो दूसरे का फायदा करने से पहले अपना फायदा। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, आप लोगों को फायदा दे सकते हैं मगर अपना फायदा नहीं उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं। पहाड़ का पानी भी ये कहता है मुझे पूरे हिल स्टेशन में कहीं पे झरना बना दो, लोग मुझे देखने आए तब तो मैं दूंगा पैसा। आप कोई एक भी ऐसा हिल स्टेशन बता दो जहां पर झरने ना हो, या जहां पर लोग कैंपटी फाल की तरह उसको इस्तेमाल ना करते हैं, या लोग उसको देखने ना जाते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस दिन पहाड़ से झरना बंद हो गया, पहाड़ पानी फेंकना बंद कर देगा, ये आप समझ लीजिए। जब झरना है, झरने में पहाड़ के बीच में पानी इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब आपके पास पैसा, खनिज पदार्थ, औलाद तब तक रहेगी जब तक आपके घर में डैम होगा। डैम का मतलब है लोहे के डिब्बे में झरने का पानी भर के घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखना, क्योंकि कुंडली का 10वां घर है वेस्ट डायरेक्शन। तो बात आती है कुंडली के 11वें घर में। कहते हैं 11वां घर वैदिक ज्योतिष के हिसाब से लाभ स्थान है, डिजायर हाउस है। मेरी सारी इच्छा पूर्ति का घर 11वां घर है, क्योंकि हमने लाल किताब में बात की थी कि पहले घर में बैठे ग्रह की टांगे खाना नंबर 11। तो 11वां घर आपकी टांग भी है। टांगे वहां पे आ गया चंद्रमा, तो चंद्र 11 केतु बर्बाद।
केतु मतलब आमदनी। तो चंद्र 11 वाले की भी आमदनी तब तक अच्छी है जब तक इसके घर में डैम है। ये एक ना, बहुत से लोग स्टैचू लगा लेते हैं कि उसमें जो फुहारा निकलता रहता है, फिर उसके आगे स्टैचू में एक पत्थर सा होता है, उसमें पानी भरा रहता है, वही पानी रोटेट होता रहता है। जब तक चंद्र 10 और चंद्र 11 वाले के घर में ये रोटेशन नहीं होगी, अच्छा पैसा नहीं आएगा। मगर यहां भी बृहस्पति खराब है। तो चंद्र 11 वाले को एक बात बड़ी सावधानी रखनी है, अपनी जवानी नाली में ना बहाए। जो आज 100 बच्चों पे अगर आप करेंगे तो 60 बच्चों की जवानी नाली में जा रही है। जवानी का मतलब है अपना वीर्य नाली में ना बहाए। जितना आसान मेरे लिए समझाना है उतना आसान अप्लाई करना नहीं है, क्योंकि चंद्र 11 वाले को जॉइंट पेन मिलेंगे। अगर नाली में जवानी नहीं बहाएगा तो इसके बेटा भी होगा, समय से भी होगा। और जिस तरह से जितनी ऊंचाई से झरने का पानी गिरता है और आवाज़ करता है, उतनी ऊंचाई तक ये व्यक्ति अपनी दुनिया में नाम कमाएगा। अब आते हैं दोस्तों चंद्रमा कुंडली के 12वें घर में। यहाँ पर सूर्य भी अच्छा, बृहस्पति भी अच्छा, मगर चंद्रमा यहाँ पर खराब। कहते हैं कुंडली का 12वां घर जो है ना जी, वो है आकाश, और चंद्रमा है पानी, आकाश से गिरता हुआ पानी। आप लोगों ने कई बार, हर साल, हम तो खैर जब से होश संभाला है तब से न्यूज़ में हर बार देखते हैं, बिहार में पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। मतलब जब पिछले साल 39 साल का टूटा था, उससे पिछले 48 का, 38 का, मतलब हर साल। तो मतलब कि चंद्र 12 वाला जो भी व्यक्ति होगा, ये हर साल अपना नया इतिहास रचेगा। मगर सावधानी, 12वां घर खर्चे का घर, और वहां बैठा है चंद्रमा, उसके मसनू में बृहस्पति। इस व्यक्ति को खर्चा करना है, कहां करना है? ज्ञान पर, ज्ञान बांटने पर, और दूसरी बात सोना चांदी पर। अगर चंद्र 12 वाला सोना चांदी पे पैसा इन्वेस्ट करता रहा तो इसकी लाइफ में कभी भी डाउन नहीं आएगा। यानी बहुत अच्छी बात कही गई है, नीम बूढ़ी से पानी टपकता रहा, माता बूढ़ी का पोता भटकता रहा, पानी पर पानी बरसता रहा, और बीकानेर बेचारा तरसता रहा। बहुत तरसेगा ये पैसों के लिए, लेकिन जब आएगा ना, तो आसमान जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, वो हमने सुना भी है। तो चंद्र 12 में गोल्ड खरीदना है। मगर यहां पर बृहस्पति है, जब तक बृहस्पति नहीं मानोगे चंद्र भी कुछ नहीं कर सकता। जितना ज्यादा दुनिया को आशीर्वाद देता रहा, दुनिया को आशीर्वाद का लंगर देता रहा, जितना ज्यादा ज्ञान बांटता रहा, चंद्र 12 वाले को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति यार, चंद्र 12 वाला व्यक्ति, यहां लोड नहीं लेना है, मैं ही हूं, मेरा ही चंद्र 12 है। दो बातें हैं, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, पहली बात तो टचवुड आप सारे करोड़पति बने, सारा पैसा कमाएं, सब लोग तरक्की करें, जिसको संतान चाहिए संतान मिले, जिसको मकान चाहिए मकान मिले, जिसको जो चाहिए अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो किसी हीरोइन को मांग लो। थोड़ा सा समझा करो यार, लाइव होती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बाद में, मैं कह नहीं सकता। जो आपकी डिजायर है वो सारी पूरी हो, क्योंकि मेरे बृहस्पति 12 भी इन्वॉल्व है। मेरे बोलने से अगर 4 लोगों की लाइफ बदलती है, 4 लोगों की डिजायर पूरी होती है, और उसके एवज में मुझे कुदरत पैसा देती है, तो मुझे इससे अच्छा मेरा व्यापार क्या हो सकता है? इससे अच्छा कोई व्यापार नहीं है। कहते हैं बोलने से अगर पैसा आए तो वो इससे अच्छा क्या व्यापार है? मगर एक बात की हिदायत है, रात के वक्त आने वाला जन सैलाब, बस चंद्र 12 वाले को रात में अपनी गृहस्थी बचानी है। रात में जब भी तकलीफ आए चुपचाप सो जाए।
अगर ये चंद्र 12 वाला व्यक्ति रात में गृहस्थी तबाह करेगा तो बृहस्पति भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पानी का जब भाव आता है तो हवा भी बह जाती है। तो वही है कि किसी भी ग्रह को समझना है। अब जैसे हम 2 लोग बैठे हैं, 2 कप प्लेट रखे हैं, 2 पानी की बोतल, 2 हर शब्द के साथ में एक शब्द का जुड़ना, तो किसी ग्रह को दोस्तों अगर समझेंगे तो उसके मसनूई के बिना समझ ही नहीं सकते। उपाय नहीं चाहिए, हमें चाहिए सावधानी, हमें चाहिए प्रिकॉशन। ये है जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने हमें दी आज। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को आया। मतलब इतना कुछ चंद्रमा आपकी जो आपकी लाइफ है उसको मतलब हर तरीके से बदल सकता है। सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपना मतलब एज अ प्रिकॉशन आप कह सकते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो हम शायद चीज़ें बदल सकते हैं अपनी या सुधार सकते हैं। तो सर हमारा अगला सवाल आपसे है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पति पत्नी या उनका संतान नहीं हो रहा या कोई दिक्कत आ रही है संतान होने में, तो IVF एक टेक्नोलॉजी जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, तो क्या IVF टेक्नोलॉजी हमारे जो योग है उसमें मतलब इस तरीके से पहले से डिस्क्राइब है कि मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी आएगी या इससे आप मतलब बच्चा पैदा कर सकते हैं, या IVF कराने से पहले हमें अपनी कुंडली दिखानी चाहिए जाके किसी को, एस्ट्रोलॉजर को या किसी को, तो क्या इस तरीके से ज़रूरी है कुछ? देखो जी, पहली बात तो संतान किस प्रारूप में पैदा होती है, वो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं कि संतान का योग बनता है। और आज संतान आसानी से तो हो नहीं रही। उसके 3-4 महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं। स्ट्रेस लेवल सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस। जहां कभी सरकार की तरफ से 8 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, आज 12 घंटे की ड्यूटी हो गई है। भाई मान लो आपकी 10 बजे की जॉब है और शाम को 5 बजे तक है, तो देखा जाए तो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, मगर 2 घंटे पहले निकलना है, 2 घंटे बाद पहुंचना, तो पूरे मिला के 12 घंटे हो गए। स्ट्रेस लेवल हो गया। फिर हम अपने कैरियर पे ओरिएंटेड होते हैं, जिसके चक्कर में हम फैमिली प्लानिंग करते हैं। IVF किस केस में होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल मतलब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर किसी का बृहस्पति 4 है, शुक्र 4 है, चौथे घर में बैठा है और कुंडली का 2रा और 7वां घर खाली है, तो ऐसे व्यक्ति के संतान इतनी आसानी से नहीं होगी। किसी ना किसी प्रकार का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। IVF का भी हो सकता है, IUF का भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का नॉर्मल 4, 6, 7, 8 महीने का ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरी बात, कुंडली के अगर खाना नंबर 2 में चंद्रमा हो, खाना नंबर 12 में चंद्रमा हो, खाना नंबर 7 में चंद्रमा हो, तो ऐसे व्यक्ति के भी संतान इतनी आसानी से नहीं होगी। संतान अगर चाहिए तो आपको अपने घर के मंदिर में घी और रुई नहीं जलानी है। सूखी धूप बत्ती जला सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, हर प्रकार की सुविधा है आपके पास। घी और रुई आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी बात, कुंडली का 6ठा घर अगर खाली है और उस समय सूर्य या चंद्रमा पहले 5वें या 9वें घर में बैठा है, तो भी व्यक्ति को ट्रीटमेंट के माध्यम से बेबी होगा। अब संतान आसानी से हो जाए उसके लिए मैं आपको छोटा सा समाधान बता देता हूं। पीले कपड़े में चने की दाल, केसर, एक सोने का कोई भी आइटम, जैसे नाक की लौंग ले लो जो बजट में भी आएगी, पीली मिठाई रख के अपने कुल पुरोहित के स्थान पर जाकर वहां देकर उनका आशीर्वाद आपने प्राप्त करना है। वहां से मिला रक्षा सूत्र आपने अपनी पत्नी की कमर में बांधना है, या आप उसके उल्टे हाथ की बाजू में भी बांध सकते हैं। आज अधिकांश लोगों को ना अपने पितरों की जगह नहीं पता। हमारे कुल देवता कौन हैं, हमारी कुल देवी कौन है, हमारे यहाँ कुल देवता का स्थान क्या है, हमारे यहाँ कुल देवी का स्थान क्या है,
हम आखिरी बार कब गए थे? बहुतों को तो यही नहीं पता कि हमारी सास ने मानती नहीं है, तो हमें पता नहीं है और हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं, उन्होंने बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं। तो संतान ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है। जब तक आप अपने कुल पुरोहित के घर नहीं जाएंगे, कुल पुरोहित के स्थान पे नहीं जाएंगे, तो संतान इतनी आसानी से नहीं होगी। संतान अगर हो भी गई ना, तो संतान आपके साथ नहीं रहेगी। संतान या बेटा हम इसलिए नहीं पैदा करते कि वो हमें हमारे समय के अनुसार जब हमें आवश्यकता हो वो कहीं और चला जाए। संतान का मतलब है कि आपका वंश आगे बढ़े, आपके साथ रहे, आपके दुख सुख का जब समय आए तो वो आपके पास हो। कुछ चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से हमें समझनी भी चाहिए, उस पर काम भी करना चाहिए। अब समय है जी, जब जागो तब सवेरा। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो पता कीजिए, अपने पितरों के स्थान पे जाइए, कुल देवता के स्थान पे जाइए, नाक रगड़िए, माफ़ी मांगिए, और फिर भी ना बात बने तो आप मुझे कॉल कीजिए, आपके साथ अंबाजी चलेंगे और एक ऐसी बेहतरीन पूजा वहाँ के पंडित करेंगे। मैं नहीं करता, मैं खाली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कितने समय की वो पूजा है। तो मेरे साथ रहेंगे तो आपको उस पूजा का लाभ अवश्य मिलेगा जी। दीपक जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे हम कोई भी बच्चा पैदा करने के लिए या IVF करवाने के लिए, तो क्या ज़रूरी है कि पति और पत्नी दोनों की कुंडली मिला के उसका विश्लेषण कुछ इस तरीके से निकालें, या एक की कुंडली से भी मतलब कुछ हो सकता है? नहीं जी, दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि धरती उपजाऊ होती है मगर किसान के बीज में दम नहीं होता, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसान का बीज तो दमदार है मगर धरती उपजाऊ नहीं है। कहने का मतलब कि दोनों पार्ट जरूरी हैं, क्योंकि एक ने क्षमता देनी और एक ने डिलीवरी देनी है। तो दोनों की कुंडली अगर मिल जाती है तो ज़्यादा बेटर है। तो क्योंकि अगर संतान नहीं हो रही है तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट कराओ, देखो आप में मुझे लगता है कुछ कमी है। लेकिन कभी कभी भाग्य का खेल तो देखो कि हम जानते हुए भी बस किसी को बोल नहीं सकते, इसलिए हम उसके ट्रीटमेंट पे जाते नहीं हैं। तो मेरा एक मानना है कि जब तक आप अपना रूटीन चेकअप कराते तो एक बार अपनी कंसल्टेंसी, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, किसी से भी कराएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक शब्द है आई एम परफेक्ट, नो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मगर आपके ताले की चाबी जो बना दे आपके लिए वही परफेक्ट है। सीधी सी बात है। दीपक जी, मेरा अगला सवाल है कि IVF सफल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये सब चीज़ें हम कुंडली से जान सकते हैं? जी बिल्कुल जान सकते हैं। IVF सफल होगा, 100% होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बशर्ते आपने देखना है आपकी कुंडली के खाना नंबर 7 में राहु नहीं होना चाहिए, तो आपको कुत्ता नहीं पालना। अगर आपकी कुंडली के शनि खाना नंबर 3 में है तो आपने कुत्ता पालना है। अब आप कहेंगे कि शनि भी 3 में है और राहु भी 7 में है, तो बाहर वाले कुत्ते की सेवा करनी है। कान में सोना पहने, आंखों की दवाई दान करें, तो निश्चित ही आपके संतान प्राप्त होगी। दीपक जी, मेरा एक सवाल है, मतलब ऐसे पर्सनल सवाल है कि कई बार होता है कि जैसे हम रात में सोते हैं, लोग बोलते हैं कि जो हम दिन में जिन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं तो शायद रात में हम वो चीज़ें सपनों में देखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें सोचते नहीं हैं, रात में जब हम सोचते हैं तो हमारे जो इमेजिनेशन है उसमें जो चीज़ें चलती हैं, कभी कभार हमें किसी की मृत्यु दिखती है, अकाल मृत्यु, और कभी कभार हमें दिखता है कि बच्चे का जन्म हो रहा है, या कभी हमें दिखता है कि शादियाँ हो रही हैं, हम शादी में खाना खा रहे हैं। कभी मतलब इस तरह की जो चीज़ें दिखती हैं हमारे साथ, जो ट्रेजिडी सपने में चल रहा है, कई बार हम एकदम से जाग के खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब क्या है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि मतलब ऐसा होता ही क्यों है? देखो जी, ये तभी संभव है जब आपकी कुंडली का राहु कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। जब हम किसी डे बाय डे एक व्यक्ति के ना जीवन का हर साल का एक बैलेंस शीट बनती है। हम CA के पास जाते हैं, हर साल इनकम प्रूफ जमा करते हैं, इनकम की स्टेटमेंट दिखाते हैं, फिर हमारे को वो एक स्टेटमेंट तैयार करके हमारी ITR फाइल करता है। तो ऐसी लाल किताब में ना हर ग्रह हर साल मूव करता है।
ऐसा नहीं कि आपको हर बार किसी की मौत ही दिख रही है, और हर साल में भी हर महीने मूव करता है। तो लाल किताब में एक कुंडली बनती है जन्म कुंडली, एक बनती है वर्षफल, एक बनती है महीना कुंडली, फिर बनती है दिन कुंडली। तो महीने में वो प्लैनेट खराब पोजीशन में आता है, इसलिए उस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें नजर आती हैं। सपने का एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से उतना ही गहरा ताल्लुक है जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जो व्यक्ति सपने नहीं देखता वो अपनी पैरामीटर डिसाइड कैसे करेगा। मान लो उसने शादी का सपना देखा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको आने वाले समय में शादी से न्योता आना है। मृत्यु का सपना देखा तो आने वाले समय में उसको शमशान घाट के आसपास से कहीं गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा या उसका कोई रिश्तेदार मर जाएगा या किसी के घर में शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जो इवेंट देख रहा है ना जी, तो वही चीज़ उसको नजर आएगा। बशर्ते यहाँ देखना है, खाना खाते हुए अगर आप सपना देखते हैं तो किसी बीमारी को दावत दे रहे हैं। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। सपने का भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से उतना ही गहरा नाता है जितना कि एक सिक्के का दो पहलू। दीपक जी, मेरा एक अगला सवाल है कि कई बार होता है कि हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में कहीं पे भी किसी की जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में एक दिन बाद, 2 दिन बाद या उनकी 13वीं होने से पहले घर में किसी न किसी को ऐसे इस तरीके से आभास होता है कि शायद वो इंसान जो था वो अभी भी हमारे आसपास ही है, अभी आसपास ही नज़र आ रहा है, घूम रहा है। अब वो चाहे वो सपने में दिख रहा हो या चाहे वो महसूस हो रहा हो हमारे पास ही है। और कई बार हमें ऐसा भी दिखता है कि सपना दिखता है कि मतलब वो इंसान हमारे सपने में आके बोल रहा है कि मैं आने वाले समय में किसी भी रूप में तुम्हारे घर में, किसी और के घर में मैं ज़रूर आऊँगा। तो ये मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम कैसे इसको देख सकते हैं? नहीं, इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो नहीं देख सकते। हम इतना कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चला गया है और उसको 2, 4, 10 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी अगर वो आपको सपने में नज़र आ रहा है, इसका मतलब उसकी गति नहीं हुई है, या आपकी उससे इतनी अटैचमेंट है कि अभी आप उसको अपने पास से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एक ये है कि जिस समय ये प्रश्न आपके दिमाग में आए, जिस समय ये आप किसी से पूछें, वो एस्ट्रोलॉजर उसी समय की कुंडली बनाए, और कुंडली के 8वें या 12वें घर में अगर सूर्य, राहु या बृहस्पति बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की अभी गति पूरी नहीं हुई है, अभी वो थोड़ा सा भ्रमण और कर रहा है, या अभी उसका समय नहीं आया दूसरी योनि में जाने के लिए, उसको एक आकृति नहीं मिली है। ऐसे केस के अंदर अगर आपके घर में कोई लेडी है जिसके साथ ये घटना घटी है, तो उसके लिए उसके बच्चे को, उसके हस्बैंड को चाहिए कि वो सिद्धपुर जाए, पालनपुर गुजरात, वहाँ जाकर पूजा कराएं। अगर किसी जेंट्स के साथ ये घटना घटी है तो उसको चाहिए वो उज्जैन जाए, वहाँ जाकर इसकी पूजा कराए, और किसी जानकार व्यक्ति के साथ जाए ताकि पूजा करने वाला व्यक्ति प्रॉपर उसी चैनल से करे, क्योंकि जानकार व्यक्ति को पता है कि वो पूजा कितनी देर और किस तरीके से और किस पैरामीटर में होती है। ये तो एक व्यक्ति की मृत्यु, घर में अगर 4 लोग अलग अलग समय पर गए हैं तो हो सकता है उसी व्यक्ति को जो जिंदा है उसको वो 4 लोग अलग अलग टाइम पे नजर आए। तो अलग अलग टाइम पे जब जब नजर आ रहे हैं उसी समय की प्रश्न कुंडली बनाकर हम चेक कर सकते हैं, अदरवाइज कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं दिखाई देता। तो दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आज काफ़ी चीज़ें हमें जानने के बारे में मिली कि कुंडली किस तरीके से देखी जाती है, या राहु केतु जितने भी सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, इनको कैसे देखा जाता है, कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें सावधान होना चाहिए, देखना चाहिए उन चीज़ों को। तो आज के पॉडकास्ट में हमें बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और हम आशा करते हैं कि जल्दी आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगी। और मेरे हिसाब से ये जो आज पॉडकास्ट हुआ है, ये हमारी जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली है, काफ़ी वो इसको देख के अपने अप्लाई भी करेंगे अपनी लाइफ में। तो आज का जो पॉडकास्ट था बहुत इंटरेस्टिंग था सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना कहते हैं जी, हमने एक लाइन बड़ी पढ़ी है, इकलो चलो। उस पर बहुतों ने कहानियाँ लिखी हैं, जो भी व्यक्ति अकेला चला उसके बारे में लिखी है, लेकिन उसके बारे में जो कहानी लिखने वाले तक कोई और तो था। वो आदमी अकेला नहीं चला था, उसके पीछे कोई था जो उस व्यक्ति की जीवनी लिख रहा था, उसकी फ़ोटो खींच रहा था, उसकी रील बना रहा था।
एकलो तो मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ चलेंगे आप, तब बनेगा कारवां। मिलेंगे दोस्तों अच्छे से अच्छे पॉडकास्ट में। धन्यवाद।